خالق ارض و سما ہے، جو خالق جن و انسان ہے، جو بے سکوں آسمانوں کا معمار، جو قہار اور جبار، جو رحیم اور کریم، جو رب سراج منیر ہے، جو ہماری شہرت سے بھی قریب۔ نام رب الانعام ہے تیرا، نام رب الانعام ہے تیرا، ہر جگہ فیض عام ہے تیرا۔ نام رب الانعام ہے تیرا، ہر جگہ فیض عام ہے تیرا۔ تیری مرضی کبھی نہیں ٹلتی، کتنا کام خدا کا ذکر کریں، خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تو نعت رسول مقبول کے لیے میں اسٹیج پر دعوت دوں گا جناب ڈاکٹر حافظ عطاء الرحمان فاروقی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی کوئی نہیں ہے، عقیدہ یہ اپنا گئی سید الاولین سید الاخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اور تیرا سکہ کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عجب کیا عرب سب ہیں زیرے نگی، کیا عرب کیا سب ہیں زیرے نگی، تجھ سا کوئی نہیں، آقا تجھ سا کوئی نہیں، اور سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری، کعبہ قوسین دو سفر میں تیری، اے ازل کے ہستی، اے ابد کے ہستی،
तुझसा कोई नहीं, आका तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई दादा मरहूम डॉक्टर मोहम्मद नशीर कुरैशी रेलवे डिपार्टमेंट में एक मामूली से क्लर्क थे। उनका तिब के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, और जो मेरे परदादा थे, जो मेरे दादा जान के वालिद थे, वो भी रेलवे में एक मुलाजिम थे। और दादा जान के बड़े भाई मोहम्मद सईद साहब वो भी रेलवे में काम थे। तो उस रूप से या उस हवाले से आप कह लें कि दादा जान भी रेलवे में ही मुलाजिम थे। उन्होंने उस वक्त का जो उनका बॉस था वो एक अंग्रेज़ था, उससे जब उन्होंने छुट्टी मांगी तो उसने छुट्टी नहीं दी। और वो फाइलें अब तक हमारे पास महफूज पड़ी हुई हैं कि जिसमें दादा जान ने उस नौकरी को छोड़ने के लिए पूरा केस लड़ा, और उसके बाद उन्होंने एक कसम खाई कि मैं आग ही है, और अल्लाह का शुक्र है कि हम में से किसी को नौकरी नहीं करनी पड़ी। दादा जान ने जिस वक्त नौकरी छोड़ी, उसके बाद उन्होंने फुटपाथ से तिब से मुताल्लिक़ किताबें उठाई और उनको पढ़ना शुरू किया। तिबिया कॉलेज से उन्होंने इसकी बाकायदा तालीम हासिल की, और अल्लाह ताला ने उसके बाद उनको इतना अरूज दिया कि पाकिस्तान में बैठे हुए उन्होंने ब्रिटिश काउंसिल ऑफ होम्योपैथी की मेंबरशिप हासिल की और अमेरिकन काउंसिल ऑफ होम्योपैथी की मेंबरशिप हासिल की, जो कि MD किए बगैर नहीं मिला करती थी। और जब दादा जान ने काम शुरू किया तो वो अंदरून शहर से शुरू किया। चौक बरखाना के करीब उनका पहला क्लिनिक था जहाँ से उन्होंने काम शुरू किया। माली हालत बहुत कमज़ोर थी, और मेरे वालिद मरहूम मोहम्मद इलियास मसूद साहब बताया करते थे कि माली हालत ये थी कि मेरी परदादी ये दुआ किया करती थी कि आज अगर कोई मरीज आ जाएगा तो मोहम्मद मसूद 2 पैसे कमा लेगा तो हम रात को रोटी खा लेंगे, वरना मिर्चा कूट के रोटी के साथ वो खाई जाती है। जब यहाँ क्लिनिक में उन्होंने अपना टेलीफोन लगवाया तो एबर्ट रोड पे एक हिंदू डॉक्टर हुआ करते थे, जो कि मुझे उनका असल नाम नहीं याद, उनके बेटे का नाम मुझे याद है, हरीश चंद। वो ये चीज़ अपनी बग्गी में बैठ के ये देखने के लिए आया कि पाकिस्तान में या लाहौर में, उस वक्त तो पाकिस्तान का वजूद ही नहीं था, कि लाहौर में कौन सा ऐसा मुसलमान डॉक्टर पैदा हो गया है जिसने अपने क्लिनिक में टेलीफोन लगवाया है। ये मुसलमान की प्री पार्टीशन पहले हालत थी। फार्मास्यूटिकल की हिस्ट्री और पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक मुनासबत है। अब जैसे पाकिस्तान मूवमेंट शुरू हो रही है, ऑलमोस्ट 1920s में 1910 में स्टार्ट हो गई पाकिस्तान मूवमेंट, इसी तरह डॉक्टर मसूद अपनी फील्ड में यहाँ पे काम स्टार्ट कर चुके थे होम्योपैथी की फील्ड में। तो ये कायदा आज़म को पेश किया और उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई माल और दौलत तो नहीं है, लेकिन ये बच्चा है जिसको कि मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, आप इससे जिस तरह भी चाहे काम कर सकें। उसके बाद फिर अब्बा जान ने कायद आज़म के साथ, हमीद निज़ामी साहब के साथ एज ए मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन में बतौर जनरल सेक्रेटरी भी काम किया और बतौर जॉइंट सेक्रेटरी भी काम किया। और बाद में ये गुलाम हैदर भाई साहब की गवर्नमेंट में भी जो तरीके पाकिस्तान के कारकुनान को मेडल्स मिले, उसमें सबसे पहले बैच में अब्बा जान को वो मेडल भी मिला। कि उस वक्त मैं 10 साल का था जिस वक्त ढाका फॉल हुआ। तो यहाँ क्लिनिक के बाद जमीमा बिक रहा था और मैंने सुना था, मैं भागता भागता ऊपर गया और जाके मैंने बताया कि जिस तरह चला गया। तो जब मैंने जाके देखा तो दादा दादी, मेरे चचा दोनों, चचा खाले, चचा महबूब, मेरे वालिद, मेरे पुप्पो, ये सारों कतार रो रहे थे और आंसुओं के साथ रो रहे थे, हिचकियों के साथ रो रहे थे। तो मैं उस वक्त बच्चा था, मुझे इस बात की समझ में नहीं आई कि ये क्या हो रहा है। और उसके बाद मेरे वालिद मरहूम ने अखबार लिखा। ईस्ट पाकिस्तान के जाने के बाद मेरे अब्बा ने अखबार को हाथ नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब्बा जान को दादा जान के साथ खड़े रहना पड़ता था। क्लिनिक में 15-15, 16-16 घंटे वो खड़े होकर काम करते थे तो उनके पाँव सूज जाते थे। तो दादी जान ने मेरे दादा जान से कहा कि आप इलियास को क्यों नहीं कहते थे वो आपके साथ बैठ के काम कर लिया करें, उसके पाँव सूज जाते हैं।
तो दादाजान ने फरमाया कि मैंने कब जाके वो खड़ा होकर काम करें। कहने का मकसद यह है, बात करने का यह मकसद था कि बाप का अदब इतना होता था कि उसके सामने औलाद बैठ नहीं सकती। और फिर जब दादाजी का इंतकाल हुआ 70 में, तो उसके बाद जब अब्बा जी ने अकेले ये काम करना शुरू किया प्रैक्टिस वाला। जो मेरे चचा थे, चचा महबूब, वो पब्लिकेशन डिपार्टमेंट में आ चुके हुए थे और साथ में दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में आ चुके हुए थे। उसके कुछ अर्से के बाद चचा खालिद और सबसे छोटे भाई थे, वो भी इन भाइयों के साथ आ गए और वो फिर यहाँ जो हमारा ऑफिस होता था 13 इकबाल रोड में, और वहाँ पर स्टोर भी था जहाँ पे दवाई बिकती थी, उसको फिर चचा खालिद ने देखना शुरू किया। जो दवाएँ एक्सपोर्ट हो रही थी, जो दवाएँ लोकल जा रही थी, सारी डाक भी जाती थी। जो हमारा वो था कोलक पट वाला, चचा महबूब ने वहाँ पे बिल्डिंग बनवाई। सारी की सारी वो जो पुरानी बिल्डिंग थी उसको फिर फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में उसको कन्वर्ट किया। तो 85 दिसंबर में अब्बा जी का इंतकाल हो गया और बदकिस्मती से चचा महबूब को इतनी मोहलत नहीं मिली कि वो अपने भाई की वफात का भी नहीं वो सदमा बर्दाश्त कर सके, और उनको बहुत उनकी सेहत कमजोर थी। और वो यही बात था, जब अब्बा का इंतकाल हो तो यही कि तुम ना कहते थे अब मेरी बारी है, क्योंकि यही होता था कि पहले जो काम इलियास भाई करते थे वही मैं करता था। और वो बात उनकी पूरी हुई 1986 2 मई को चचा महबूब का भी इंतकाल। उसके बाद बड़ों में सिर्फ और सिर्फ चचा खालिद और तमाम तर जिम्मेदारी चचा खालिद पर आ गई। उन्होंने फिर उसको बहुत ही खुशखूबी से उस सारी की सारी जिम्मेदारियों को निभाया। उन्होंने पब्लिकेशन को भी देखा, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को भी देखा। अब मेरे से सर अकेले की है, बाकी की जिम्मेदारियाँ जो हैं वो चचा खालिद के बेटे मोहम्मद उमर और जुबैर साहब जो है उन्होंने उठाई हुई हैं, और चचा महबूब के जो बेटे आबिद दौलतबाग साहब और जाहिद साहब उन्होंने उठाई हुई। और आगे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आबिद साहब के बेटे असद साहब और उमर साहब के बेटे मोहम्मद रसूल, जिनका नाम हमने दादा के नाम पर रखा, वो इस काम में आज और अपनी जिम्मेदारियाँ वो उठा रहे हैं। मेरा बेटा भी पढ़ रहा है, वो कब मेरी जगह पर आकर बैठता, तो हम एक दूसरे को देखते भी हैं, एक दूसरे की कदर भी करते हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं, एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं। और अल्लाह का शुक्र कि एक वक्त था कि जब हमें दवाइयाँ इंपोर्ट करनी पड़ती थी। मेरे चचा मरहूम महबूब आलम साहब ने ये इनिशिएटिव दिया था कि उन्होंने फिर हमसे कहा कि जब हम दवाएँ इंपोर्ट करते हैं तो बेहतर यह है कि हम अपनी दवा को बनाने का अमल इतना अच्छा करें और उसका स्टैंडर्ड हम अपना इतना बेहतर करें कि हम बाहर की से जो दवाई हम इंपोर्ट करते हैं हम उसको कम्पीट करें। अद्वियात के जो मैार है उसको बतदरीज आलमी सतह के ऊपर लेकर आना, ये तो हमारा नस्बुल है नहीं, मगर इसके साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना और उनको आवाम के लिए और डॉक्टर्स की सर्विस देना चाहिए। जी बिल्कुल सर, अभी देता हूँ। शुक्रिया। लेकिन एक बात पूछनी थी, ये बताओ मसूद की अद्वियात की कीमत मार्केट में बाकी दवाओं से ज्यादा क्यों रखी जा रही है? डॉक्टर साहब, इसकी एक बड़ी वजह है मसूद की क्वालिटी। ये दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले में कहीं ज्यादा बेहतर और मयारी है। क्वालिटी वो कैसे? आए मैं आपको बताता हूँ। कुदरत ने इंसान को बेशुमार अनमोल खजाने अता किए हैं और इन्हीं खजानों में शिफा के राज पोशीदा है।
होम्योपैथी फार्मास्यूटिकल में हम साइंस की रोशनी और होम्योपैथी के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए इन खजानों को दवा की शक्ल देते हैं। हमारी जदीद तरीन फार्माकोग्नोसी लेबोरेटरी ये यकीनी बनाती है कि हर जड़ी बूटी को बारीक बीनी से पहचाना, परखा और मेयारी बनाया जाए। इसके साथ बायोबर्डन टेस्टिंग के जरिए खाम माल में मौजूद बैक्टीरिया और फंगस की सतह को जांचा जाता है ताकि मसनूआत माइक्रोबियल से महफूज रहें। यहाँ रिवायत और जदीद साइंस एक दूसरे से जुड़कर कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और अद्वियात के बेहतरीन असरात को यकीनी बनाते हैं। मदर टेंचर की तैयारी में डॉक्टर मसूद होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल में 25 से ज़ायद मुख्तलिफ साइंसी टेस्ट किए जाते हैं जो जुड़ी बूटियों के इंतखाब से आगाज पाते हैं। माइक्रोस्कोप के जरिए स्टोमाटा और जाइलम का मुताला किया जाता है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के जरिए फ़ाल अल्कोलाइड्स की जांच की जाती है, जबकि सबसे अहम HPLC टेस्ट है जो पौधों में मौजूद अल्कोलाइड्स, फ्लेवोनाइड्स और ज़रूरी तेलों की खालिसियत और मिकदार को निहायत बारीकी से परखता है। इसी के साथ एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए हम डॉक्टर उस्मान गनी साहब की शोबा होम्योपैथी के लिए गरां कदर खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और डॉक्टर मसूद मेडल ऑफ मेरिट वसूल करें।